सोचिए, क्या खामोशी ताकतवर हो सकती है? इतनी ताकतवर कि बड़े बड़े राजा महाराजा उसके सामने घुटने टेक दें। चलिए आज एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां मौन ही सबसे बड़ी चुनौती है और एक राजा को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है एक रानी का दिल जीतने के लिए। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटी सी बात से होती है। और इस राजा के लिए वो छोटी सी बात थी एक ताना, एक ऐसा अपमान जिसने उन्हें एक ऐसे सफर पर भेज दिया जो लगभग नामुमकिन था, अपने सम्मान और अपने राज्य के गौरव को वापस पाने का सफर। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। वो पल, वो घटना जिसने राजा विक्रमादित्य के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया और उन्हें उनकी किस्मत की ओर धकेल दिया। कभी कभी ना शब्द तलवार से भी ज्यादा चुभ जाते हैं, और राजा विक्रमादित्य के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपनी भाभी का एक ताना दिल पर ऐसा लगा कि उन्होंने एक जिद पकड़ ली, एक ऐसी प्रतिज्ञा ले ली जो उनकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी, कि वो शादी करेंगे तो सिर्फ उसी रानी से जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया। खामोश रानी, रानी अबोल। देखिए, ये सिर्फ शादी की बात नहीं थी, ये उनके सम्मान की, उनकी आन की बात थी। और इसके लिए राजा के दिमाग में एक कमाल का प्लान था, एक ऐसी तरकीब जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। मतलब वो सीधे सीधे बात नहीं करने वाले थे, नहीं, उनकी रणनीति थी कहानियों की। हाँ, पर रानी अबोल को जीतना, भाई ये कोई आसान काम नहीं था। उनकी शर्त भी उन्हीं की तरह एकदम अनोखी और उतनी ही खामोश थी। 111 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन राजाओं और राजकुमारों की गिनती है जो आए, कोशिश की और हार गए। और अब वो सब रानी के कैदी हैं। सोचिए जरा। तो शर्त क्या थी? बहुत सीधी पर बहुत मुश्किल। पहली, दावेदार को रानी के कमरे में एक रात गुजारनी होगी। दूसरी, उसे रानी से 4 बार बुलवाना होगा। पर एक ट्विस्ट था, ये चारों बार रात के 4 अलग अलग पहरों में होनी चाहिए, मतलब हर पहर में एक बार। और अगर चूके तो सीधी सजा, जिंदगी भर की कैद। यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन वक्त था। तो विक्रमादित्य वहां पहुंचे। उन्होंने सीधे रानी से बात करने की कोशिश नहीं की, नहीं, उन्होंने अपना दिमागी खेल शुरू किया। अपने 4 अदृश्य वीरों को रानी के पलंग, पानी के मटके, खिड़की और हार के पास चुपके से बिठा दिया। अब बस इंतजार था सही मौके का। और रात का पहला पहर शुरू होता है। राजा अपनी पहली कहानी के साथ तैयार हैं। खेल अब शुरू होने वाला है। और यहाँ देखिए राजा की चालाकी। वो रानी से बात ही नहीं कर रहे हैं, वो कहानी सुना रहे हैं, रानी के बेजान पलंग को। और कहानी भी क्या, 2 दोस्तों की जिन्होंने एक दूसरे के लिए सिर कटा दिए, पर जब उनकी पत्नी ने उन्हें जिंदा किया तो गलती से सिल बदल गए। अब राजा पलंग से पूछते हैं, बताओ वो औरत चंद्रकला अब असल में किसकी पत्नी हुई? उसकी जिसका सिर पति का था, या उसकी जिसका शरीर पति का था? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक जाल था, रानी के न्याय की भावना को जगाने के लिए। और तभी राजा का अदृश्य वीर जो पलंग के पास था वो शिकायत करने लगता है। और ये झूठी शिकायत रानी बर्दाश्त नहीं कर पाती। उनका न्याय का भाव उनकी खामोशी पर भारी पड़ जाता है और वो बोल पड़ती हैं। सन्नाटा टूट गया। तो एक शर्त पूरी, लेकिन अभी 3 बाकी हैं, रात अभी बहुत लंबी है। अब दूसरी कहानी की बारी। इस बार कहानी थी त्याग की। अब राजा ने कहानी सुनानी शुरू की, पानी के मटके को। कहानी एक ऐसे आदमी की जिसने बचपन का वादा निभाने के लिए अपनी नई दुल्हन को शादी की रात दोस्त के पास भेज दिया, लेकिन रास्ते में चोर मिल गए। कमाल की कहानी थी जिसमें वचन, त्याग और सम्मान सब दांव पर लगे थे। तो सवाल फिर वही, किसका त्याग बड़ा था? उस दोस्त का जिसने दुल्हन को बहन मानकर वापस भेज दिया, या उन चोरों का जिन्होंने न सिर्फ उसके गहने लौटाए बल्कि अपना चोरी का सारा माल भी उसे दे दिया? ये सवाल सीधा रानी के दिल और दिमाग पर चोट करने वाला था। और बिल्कुल पहले की तरह, जैसे ही कहानी खत्म हुई, मटके के पास बैठा अदृश्य वीर झूठी शिकायत करने लगा। और एक बार फिर रानी से अन्याय बर्दाश्त नहीं हुआ, वो फिर बोल पड़ी, दूसरी शर्त भी पूरी। फिर विक्रमादित्य ने अपना फैसला सुनाया कि चोरों का त्याग बड़ा था क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी कमाई, अपनी पूरी रोजी रोटी दे दी थी, जबकि दोस्त ने तो बस अपनी दौलत में से कुछ दिया। बहुत गहरी बात थी ये। और इसी के साथ दूसरी जीत का ढोल बज गया।
अच्छा, अब तीसरे पहर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। राजा ने इस बार खिड़की को कहानी सुनाई, वफादारी पर सवाल उठाया, अदृश्य वीर ने शिकायत की और रानी तीसरी बार बोल पड़ी। अब रात का आखिरी पहर था। रानी और भी ज्यादा सावधान हो चुकी थी। अब सिर्फ एक बार और राजा की जान दांव पर थी। अब आखिरी चुनौती के लिए राजा ने अपनी सबसे पेचीदा कहानी निकाली, सृजन की कहानी। एक बढ़ई ने लकड़ी की मूरत बनाई, दर्जी ने उसे कपड़े पहनाए और चूड़ियां भी, सुनार ने गहनों से सजाया और एक ब्राह्मण ने मंत्रों से उसमें जान डाल दी। अब चारों उस पर अपना हक जता रहे थे। सवाल था, वो किसकी हुई? और यहाँ राजा ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला। उन्होंने फैसला सुनाया कि स्त्री ब्राह्मण की हुई क्योंकि उसने उसे जान दी। अब ये जानबूझकर दिया गया एक गलत जवाब था। राजा जानते थे कि रानी का न्याय का भाव उसे ये अन्याय होते हुए नहीं देखने देगा। और हुआ भी वही। रानी के लिए धर्म का ये अपमान असहनीय था। उनका संकल्प टूट गया। वो गुस्से में बोल पड़ी, ये कैसा न्याय है, ये तो सरासर धर्म के खिलाफ है। ब्राह्मण ने जान दी तो वो पिता हुआ, जिसने चूड़ियां पहनाई पति तो वो हुआ, वो दर्जी की है। और बस खेल खत्म। रानी के इन्हीं शब्दों के साथ चुनौती पूरी हो गई थी और किस्मत का फैसला भी हो चुका था। तो नतीजा क्या निकला? रानी अबोल 4 बार बोल चुकी थी। उन्होंने अपनी हार मानी। राजा विक्रमादित्य जीत गए और सबसे अच्छी बात, वो 11,001 कैदी राजा भी आजाद हो गए। फिर दोनों का धूमधाम से विवाह हुआ और विक्रमादित्य जीत का परचम लहराते हुए घर लौटे। मतलब ये राजा की बुद्धि की जीत तो थी ही, पर ये रानी के न्याय के भाव के बिना मुमकिन नहीं थी। तो ये कहानी आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब प्यार, फर्ज और कानून के बीच टकराव हो तो रास्ता कौन दिखाता है? बुद्धि, न्याय या धर्म? क्या ज्यादा बड़ा है, वो दिमाग जो नियमों को अपने हिसाब से मोड़ ले, या वो विवेक जो हर हाल में नियमों को बनाए रखे? शायद असली जीत इन दोनों के तालमेल में ही है।